और पहले जो था ग्लाइकोलिसिस जो था ना वो आपकी साइटोप्लाज्म में हो रहा था, और बहुत से सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली ग्लाइकोलिसिस से ही अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं। जैसे कि ब्रेन सेल है, और इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स हैं, और इसके अलावा जीए ट्रैक के जो सेल्स हैं ना, ये प्रेफर करते हैं ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी हासिल करना। लेकिन आरबीसीज के केस में ऐसे है कि वो स्पेसिफिकली अपनी एनर्जी जो है वो लेते ही ग्लाइकोलिसिस से हैं, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो वो नहीं है, तो जिसकी वजह से वो ग्लाइकोलिसिस से ही एनर्जी हासिल करेंगे। तो अभी हमने पायरुवेट तक कंप्लीट किया था। जो ग्लाइकोलिसिस है वो हमने एंड किया था ग्लाइकोलिसिस तक, जब हमने एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात की थी। और अगर एनरोबिक की बात करते हैं तो हमने लैक्टेट की बात की थी कि उसका एंड प्रोडक्ट जो है, जो आपकी एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस है, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है आपका लैक्टेट। अच्छा, अब जो लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, या क्रेब्स साइकिल है, या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, ये उस वक्त होता है कि जब आपकी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उसमें होती है, तो उसकी वजह से जो है ना ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ना वो चलेगा और आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है टिश्यूज़ में, सेल्स में, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल्स हैं वो स्विच ओवर टुवर्ड्स दी एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस, और लैक्टेट बनना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। वैसे अगर हम ग्लूकोज के 1 मोल की बात करते हैं, तो 1 मोल से हमें 38 एटीपीज मिलते हैं। लेकिन अगर एनरोबिक होगा तो उसमें आपने देखा कि कितना हमें 2 एटीपीज मिले थे। तो ये काफ़ी कम अमाउंट होती है एनर्जी की, लेकिन उसकी वजह से फिर भी बॉडी जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट्स को कुछ हद तक पूरा कर सकती है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो पायरुवेट है ना, इसको हमने एसिटाइल कोए की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और ये जो रिएक्शन है ये आपका होता है जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ठीक है। यानी का मतलब ये है कि जो पायरुवेट है ना, ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं जा सकता, ठीक है। जो पायरुवेट बना था साइटोप्लाज्म के अंदर, it cannot enter the mitochondrial matrix, कि जहाँ पे ये क्रेब्स साइकिल ने होना है। तो उसको पास करने के लिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इनके जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके जो दरमियान स्पेस होता है ना, वहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं हम इनटू एसिटाइल कोए। और उसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं, बल्कि उसे हम एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कि वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है। उसे हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो उसकी बात बाद में करता हूँ, पहले इसकी जरा मैं इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे से मैं बता देता हूँ। ये मुझे मैसेज आया जी कि लास्ट 2 जो वो हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स की रिकॉर्डिंग, तो जो सबसे पहला लेक्चर हुआ था वो चूँकि मोबाइल से लिया था तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, और इससे पहले जो हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग आज मैं इसके साथ ही अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये जो है जी फाइनल कैटाबॉलिज्म पाथवे है क्रेब्स साइकिल जो है, एंड इट प्रोड्यूसेस 90% एनर्जी अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि बॉडी जो है ना, उस जो आपको ग्लूकोज का 1 मोल है उसमें से 90% एनर्जी ना वो हासिल कर सकती है, बाकी 10% जो है ना वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, या उसमें जो बाकी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो वो हमारी बॉडी को अवेलेबल नहीं होगी। तो क्रेब्स साइकिल जो है ना, उसके जो इंटरमीडिएट्स हैं वो बहुत से दूसरे जो आपकी बॉडी में
रिएक्शंस हो रहे हैं, पाथवेज हो रहे हैं, उनको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ताकि वो तेल अपने आप को इधर कौन ना फॉरवर्ड कर सकें। ये ना मामा फ्रीजर लगन गई मामा माइक और नहीं कर देता हूँ म्यूट ऑल करके ना। मतलब सबसे छोटी तो मैं कह रहा था जी कि आपका जो क्रैब साइकिल है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देता है, ठीक है, और उस वो किस जगह पे देता है, जिनके मुख्तलिफ और पाथवेज हैं उनको, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे उसको टाइम लगेगा। तो सम टाइम कुछ ऐसे पाथवे होते हैं कि उनको हम अगर हम मिडवे के अंदर हम दे दें कोई ऐसा उनका रिएक्शन इंटरमीडिएट या एक कंपाउंड, तो वो काम जल्दी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि अगर हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा तो प्रोसेस टाइम लगेगा, तो हम उसी पाथवे के अंदर कोई 4th-5th स्टेप के अंदर हम उसके अंदर कोई ऐड कर देते हैं केमिकल कंपाउंड, तो उससे जो पहले 5 स्टेप हैं वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि डायरेक्टली 5th स्टेप से ऑनवर्ड्स आगे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो सकती है। तो इस तरह से ये जो क्रेब्स साइकिल है ये रोल प्ले करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, जिसमें आप ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि फैट्स हैं और इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स बाय ट्रांसएमिनेशन जो है ना, उसमें जो है हम जब करते हैं ट्रांसएमिनेशन होती है कि आपने उसका जो अमाइनो ग्रुप है, या आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि हम जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको भी हम जो क्रैब साइकिल के अंदर यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और अल्टीमेटली जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं इनको हम ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको बताऊंगा। तो अभी फिल वक्त आप इतना जान रखें कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से अगर आप ट्रांस एमिनेशन करें या डी एमिनेशन कर दें। ट्रांस एमिनेशन का मतलब होता है कि आपने उनका अमाइनो ग्रुप जो है ना वो एक कंपाउंड से शिफ्ट करके किसी दूसरे कंपाउंड को दे देना है, और जो डी एमिनेशन है इट मीन्स कि आपने उसमें से बिल्कुल ही रिमूव कर देना है अमाइनो ग्रुप को, तो जो बाकी उसका स्ट्रक्चर बचेगा तो हम यूज कर सकते हैं क्रैब साइकिल के अंदर, और उसको अल्टीमेटली हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हम एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं। तो लोकेटेड विद इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनके मैंने पहले बताया आपको कि जो सिट्रिक साइकिल है, क्रैब साइकिल है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है और वहीं पे ये सारा काम होगा। Then oxidation reactions is equal to dehydrogenation reactions, removal of two hydrogens to an acceptor co-substrate such as NAD and FAD। इसमें होता है कि साइड बाय साइड ना एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है, ठीक है ना। मतलब ये कहने का कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगी, ठीक है ना। मतलब ये दोनों काम होंगे, और एक जो कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइज होगा मींस के वो हाइड्रोजन को देगा, ठीक है ना, और जो हाइड्रोजन लेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें जो आमतौर पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड्स होंगे वो निकोटिनमाइड, निकोटिन एडेनिन डाइनिकोटाइड होगा, ठीक है ना, और फ्लेमिन एडेनिन डाइनिकोटाइड, ये दो हैं जो क्रैब साइकिल के अंदर जो आपके हाइड्रोजन्स को क्या कहते हैं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने एनएडी की पहली बात भी किया है ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी, स्टेप नंबर 6 के अंदर जहाँ पे आपने ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट को 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया था, वहाँ पे भी आपने एक NADH प्रोड्यूस किया था, और वो बेसिकली उसने हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट किया था आपके वो ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट में से। तो लाइकवाइज आपके जो क्रैब साइकिल है इसमें से भी हाइड्रोजन जो है ना वो प्रोड्यूस होंगे, और वो हाइड्रोजन जो है ना वो प्रोड्यूस होंगे और उनको कौन सब करेगा, NAD निकोटीन एडेनिन डाइनिकोटाइड या फ्लेमिन एडेनिन डाइनिकोटाइड, ये दोनों यूज होंगे, और डिपेंड करता है क्योंकि ये कंपैटिबल होते हैं विद स्पेसिफिक एंजाइम्स, ठीक है ना। तो ये जो आपका FAD है ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ कंपैटिबल है, तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज जहाँ पे आएगा ना वहाँ पे आपका FAD यूज हो रहा होगा,
और बाकी जो आपके होंगे मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम वो NAD को यूज़ करते हैं। तो FAD सिर्फ एक ही जगह पे यूज़ होगा जहाँ पे आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ हो रहा होगा। अच्छा चलें, आप मेरे से पहले आपने मुझे मेरे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, तो उसमें आप बताइएगा कि NAD और FAD ये बनाने का मकसद क्या था? ये क्या करते हैं? ये किस तरह से एनर्जी हमें देंगे? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो एनर्जी हासिल करना ही होता है ना, कि जितना भी आपका ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है और आपका ये क्रेब्स साइकिल हो रहा है, उसमें से आपने एनर्जी हासिल करनी है। तो हाउ दे हेल्प अस टू गेट एनर्जी फॉर आवर डेली रूटीन और आवर बॉडी नीड्स। तो कोई बंदा बताएगा जी NAD और FAD कैसे रोल प्ले करते हैं जी? हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको मेरी बात आ रही है सारों को? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ तो बताएं ना, NAD और FAD कैसे करते हैं, हमें हेल्प करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, ध्यान रखा करें चीजों को। ये NAD जो है ना और FAD, तो हाइड्रो हाँ जी हाँ जी, सर हाइड्रोजन जो इनके साथ लगा होता है उसको रिमूव करते हैं ये लोग। कहाँ करेंगे? NaDH से NAD बनता है। सर ये उन्होंने तब जब हम लोग वो ट्राइग्लिसराइड से जब हम लोग आगे चलें, ये दोबारा फिर मेरे से सुन लें आप, फिर ना इसको अपने ज़हन में रखना है, क्योंकि चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके ज़हन में ना वो चीज़ें ज़हन नशीन हो जाएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलें बताएं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसका क्या रोल है मेटाबॉलिज्म के अंदर? ग्लाइकोलाइसिस क्यों करते हैं? सर एटीपी प्रोवाइड करने के लिए। हाँ, एटीपी तो क्रेब्स साइकिल ने भी देने हैं, एटीपी ग्लाइकोलाइसिस ने भी देने हैं। और इसका क्या रोल होता है? मैंने बताया था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको मैंने, कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ना वो क्यों होती है, क्या करती है रोल प्ले? हाँ जी, से इसके अंदर फ्रुक्टोज भी मतलब आ सकती है, मतलब दूसरे मोनोसेकेराइड्स को भी हम यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अदर देन ग्लूकोज। या फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं 2 पाइवलेट मॉलिक्यूल में। हाँ जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस जी, मेरा फोन आ गया था, मैं फोन सुनने लगा। अच्छा चलें, अब वापस आ जाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस जो ना, ये मैंने बताया था। हाँ जी हाँ जी, ये प्रेपरेटरी फेज है ना भाई, ये सुन ले बात मेरी, ये मेरी बात सुन ले, फिर इसी चीज को अपने ज़हन में रखना है। ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रेपरेटरी फेज, ठीक है ना। अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा ना तो क्रेब्स साइकिल भी नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि देखे ना, इसने पायरुवेट देना है, ग्लाइकोलाइसिस ने देना है पायरुवेट, और क्रेब्स साइकिल की रिक्वायरमेंट है पायरुवेट, और पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं हम एसिटाइल कोए में। ये चीजें सीक्वेंस में रखेंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है बेसिकली वो क्या है जी, वो आपकी प्रेपरेटरी फेज है, जिसमें वो क्या करती है, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। और अगर एनारोबिक होगा तो लैक्टेट में कर देगी, ठीक है ना।
तो हमारी बॉडी में आप को पता भी होगा, बता भी देता हूँ कि वो एक्सट्रीम इकोनॉमी में काम करती है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती, ठीक है ना, हर चीज़ को सेव किया जाता है अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए। तो बॉडी की कोशिश होती है कि मैक्सिमम यूटिलाइज करे जितनी भी जो एनर्जी इनपुट्स आ रही हैं। तो उसी रेफरेंस से ग्लाइकोलिसिस जो है ये प्रेपरेटरी फेज है और ये पायरुवेट बनाएगा, और पायरुवेट जो है वो जाएगा क्रेब्स साइकिल में। ये तब होगा कि जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्रेब्स साइकिल नहीं चल सकता, बल्कि पायरुवेट जो है ना वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब हम पायरुवेट बना लेंगे तो पायरुवेट को एसीटाइल कोए में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। वो कहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा जी? वो कन्वर्ट किया जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, क्योंकि पायरुवेट जो है ना इट कैनॉट पास थ्रू दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और वो मैट्रिक्स में नहीं जा सकता। तो उसको फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ना एक रिएक्शन करवाते हैं और उसको एस्टाइल कोए में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह से एस्टाइल कोए जो है ना वो क्रेब्स साइकिल के अंदर शामिल होता है। क्रेब्स साइकिल पूरा कंप्लीट होता है, और क्रेब्स साइकिल के अंदर भी हमें एटीपीज भी मिलते हैं। आपको बताया था मैंने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का भी, कि जब सबस्ट्रेट जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उस दौरान अगर आपको एटीपीज मिल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अदरवाइज आपको मिलेंगे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसको हम कहते हैं NADH या FADH। ठीक है, अच्छा, ये जो NADH बने हैं और FADH बने हैं, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ठीक है, इन्होंने ETC के अंदर जाना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाना है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ। ये आपका जी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बना रहा हूँ अंदर से मैं। डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बाहर वाली स्मूथ होती है, अंदर वाली जरा सी वो होती है। ठीक है, तो आपका जो क्रेब्स साइकिल है वो यहाँ पे हो रहा है, TCA साइकिल जो है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, TCA साइकिल यहाँ पे हो रहा है, और जो आपकी कन्वर्जन हो रही है पायरुवेट टू एसीटाइल कोए, वो आपकी यहाँ पे हो रही है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, एसीटाइल, या आपने अब चीज़ों को ज़हन में रखना है। ठीक है, एसीटाइल जो कोए बनेगा वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बनेगा। ठीक है, और जब ये बन जाएगा तो फिर ये इजीली क्रॉस कर सकता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को, और क्रॉस करने के बाद वो TCA में शामिल हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा था? वो हो रहा था आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है जी, ये आपका आउटसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा, अभी वो टॉपिक शुरू होगा तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। एक होता है जी बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, बीटा ऑक्सीडेशन जो है ना वो हम करेंगे, वो होता है आपका फैट्स की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व, वो भी आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगा। ठीक है जी, वो भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जितने भी मैं बताया आपको कि FAD बन रहे हैं, NAD बन रहे हैं, उन्होंने हमें जो है ना ATPs बनाने में हेल्प करनी है, क्योंकि हमारी अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? ATP है। ठीक है, तो ATP कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ना वो आपकी इनर मेम्ब्रेन जो है ना उसमें हो रही है, और एक नहीं बहुत सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स आपकी सीक्वेंस में हो रही होती हैं। ठीक है, ये जहाँ जहाँ मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ना वो अलोंग दी इनर मेम्ब्रेन जो है वो हो रही होती है, और जैसे जैसे आपके NAD प्रोड्यूस होते हैं वैसे वैसे वो ETC में जाते जाएंगे, और ETC जो है वो हमें ATPs बना के देती जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी हम इसका ETC का डिटेल बाद में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है कि किस तरह से काम होता है, ठीक है। कि जो NAD और FAD प्रोड्यूस हो रहे हैं TCA के अंदर, वो आपके डायरेक्टली जाते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम वो जो NAD और FAD बना था उसकी हाइड्रोजन्स को हम इनपुट देते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन उसके अंदर जाती हैं, मतलब बेसिकली हाइड्रोजन अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब हम ये हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो उसमें डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है ना। उन कॉम्प्लेक्सेस में जब वो हाइड्रोजन अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और आपको पता ही होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनर्जी ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जनरेट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में मूव करते हैं तो वो काम करेंगे, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। उसी एनर्जी को हम यूज करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATPs, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको सीक्वेंस पूरा बता दिया है कि किस तरह से होता है आपका काम, के ग्लाइकोलाइसिस में भी NAD प्रोड्यूस होते हैं, ये एक प्रेपरेटरी फेज है, इसमें भी ATPs प्रोड्यूस होते हैं थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। लेकिन अगर जो NAD है H प्रोड्यूस हो रहा है, उससे हासिल करने के लिए ATPs आपको उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से TCA साइकिल के अंदर भी आपको जितने भी NAD प्रोड्यूस हो रहे हैं, FAD प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनसे एनर्जी हासिल करने के लिए आपको उनको कहाँ ले जाना पड़ेगा, उनको आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेके जाना पड़ेगा, और वहां पे हम उनसे ATPs को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सीक्वेंस पता लग गया कि क्या किस तरह से ग्लूकोज जो है मेटाबोलाइज होता है, कैसे एनर्जी देता है जी। हाँ जी, यस सर। चलें ठीक हो गया। तो ये बाद में दोबारा मैं पूछा करना आपसे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये आपने फिर सीक्वेंस ध्यान में रखना होता है। तो तो यहाँ पे ये जी FADH वही बात जो भी मैंने बताई आपको कि रेडिली reoxidized by oxygen through the electron transport chain located in the mitochondrial inner membrane। अभी जो आपको मैंने ये बना के दिखाया ना, तो उसमें यही बताया ना कि इनर मेम्ब्रेन जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है, और ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बहुत सारी होती हैं, इस तरह से TCA साइकिल भी बहुत से हो रहे होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन भी बहुत सी हो रही होती है, यानी कि बहुत सा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का जो सीक्वेंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, और उससे फिर हमें एनर्जी मिल रही होती है, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा जी, अब हम आते हैं जी अपने रिएक्शन की तरफ, और पाथवे की तरफ आते हैं। आप पाथवे को थोड़ा सा हल्का सा इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ देखिएगा, मैं अभी इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ये वाला रिएक्शन जो हो रहा है ना, ये वाला अभी जो मैंने बताया था कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये जो हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन जो हो रहा है उसके बारे में, ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये
कहाँ पे हो रहा है जी? ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हो रहा है, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये हो रहा होता है। इसी के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा आपको कि इसमें कोएंजाइम ए जो है जिसे हम क्वैश बोलते हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड शामिल हैं। इस रिएक्शन के बारे में अभी आपको थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूँगा, ठीक है जी। तो वापस आते हैं जी अपनी स्लाइड की तरफ। सबसे पहले जी कोएंजाइम ए जो है हम यूज करते हैं इसमें, उस रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा सा फिर आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ जी। हाँ, पायरुवेट आया था कहाँ से हमारे पास? ये आया था ग्लाइकोलाइसिस से और ये साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुआ था। अब ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ये अब लिखा भी हुआ है उन्होंने, ठीक है, कि ये कहाँ से आया है? ये आपका ग्लाइकोलाइसिस से आया है, फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, ये लिखा हुआ। पायरुवेट से हम क्या बनाते हैं जी? एसिटाइल कोए, ठीक है ना, ये एसिटाइल कोए हमारा बन गया। इसमें हमारी कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं? एक तो इसकी रिक्वायरमेंट है जी पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। इसके अलावा हमें इसमें NAD भी चाहिए जो NADH में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन हमें मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें से एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है मॉलिक्यूल वो रिमूव होगा। इसके अलावा हमें एक कोएंजाइम ए चाहिए जिसे हम क्वैश बोलते हैं, वो भी चाहिए हमें, क्योंकि इसका रोल क्या होता है कि ये इस पायरुवेट जो है ना वो इंटरफेस से उठाएगा और इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये वापस जो है रीजनरेट होगा क्वैश जो है, और दोबारा से वापस हमारा इस दोबारा से शामिल, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो कोएंजाइम ए है ये रिसाइकल होता रहेगा, ये बार बार होता रहेगा, और एक दफा ये एस्टर कोए बनाएगा, एस्टर कोए जो है वो क्रैब साइकिल में शामिल हो जाएगा, और फिर जो कोएंजाइम ए है यानी क्वैश जो है ना वो रिसाइकल होगा और दोबारा फिर ये इसी रिएक्शन में शामिल हो जाएगा। तो इसी को मैं थोड़ा सा इधर कराना चाहता हूँ एक्सप्लेन। तो कोएंजाइम ए जो है ना उसके 5 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। ये कोएंजाइम ए जो है ना उसका एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो सबसे पहला जो नंबर पे जो आता है जी वो है जी आपका फॉस्फेटिडिनोसाइन है, ठीक है ना, यानी कि जो आपका बेसिक इसका जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो आपका 3 फॉस्फो एडिनोसाइन है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा नंबर पे जो है ना वो डाई फॉस्फेट आता है। इसमें देखें 2 फॉस्फेट्स लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ये 2 फॉस्फेट्स लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, ये 2 फॉस्फेट्स हैं, तो डाई फॉस्फेट्स लगे या इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट एनहाइड्रेट भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है पेंटोइक एसिड, ये पेंटोइक एसिड है, ठीक है, पेंटोइक एसिड लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें एलानिन है जी, 4th नंबर पे एलानिन लगा होगा, ठीक है, और 5th नंबर पे जो है ना वो सिस्टामीन है, ये वाला, ये सिस्टामीन लगा हुआ है। तो अब देखिएगा कि ये 5 चीजें जो है ना अगर होंगी तो कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इसमें से कोई एक भी मिस हो जाए तो हमारा जो कोएंजाइम ए जो है ना वो नहीं काम कर सकता या वो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, और अगर ये नहीं प्रोड्यूस हो सकता तो हमारा जो पहला रिएक्शन है क्रैब साइकिल का वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी हवाले से और बल्कि एक बात बताऊं कि ये जो आपका पहला जो स्टेप है ये क्रैब साइकिल का हिस्सा नहीं है। क्रैब साइकिल का जो स्टार्ट होता है ना वो ऑक्जेलो स्टेट से शुरू होता है और ऑक्जेलो स्टेट पे ही खत्म होता है। लेकिन ये जो है क्रैब साइकिल के जो अलहदा से जो आता है ना रिएक्शन वो है, यानी कि जो आप कह लें कि प्रेपरेटरी रिएक्शन ऑफ क्रैब साइकिल आप कह सकते हैं, लेकिन इसको क्रैब साइकिल का हिस्सा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये जो आपने रिएक्शन किया था पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनाने का, ठीक है।
तो इस तरह से अब देख लिया होगा आपने कि 5 मुख्तलिफ किस्म की आपके पास केमिकल कंपाउंड्स हैं कि जो मिलते हैं और कोएंजाइम ए को बनाते हैं। इसी तरह से आपका जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो भी मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके बना है, डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको मिला के वो बनता है। इसमें जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि हाँ जी, अभी क्लास हो रही है, आइएगा 10 मिनट के बाद आइएगा, 10 मिनट वेट कर लें आप, अंदर बैठे लैब में। तो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है ना वो मल्टी एंजाइम सिस्टम है एंड वेरियस कोफैक्टर्स विद एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स हैं। और इसमें कोफैक्टर्स कौन से हैं जी? कोएंजाइम ए है, जिसमें अब अभी हमने बात कर ही लिया, थायमीन है, पायरोफॉस्फेट है, मैग्नीशियम है, NAD, FAD एंड लिपोइक एसिड है, एंड 4 विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसमें पेंटोथेनिक एसिड है जिसे हम पेंटोइक एसिड बोला, विटामिन B5 होता है, और ये कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए है। थायमीन है, B1 है, जिसे हम बोलते हैं, नाइसिन B3 है, एंड राइबोफ्लेविन B2। इनका आप देख लें कि विटामिन्स जो हैं उनका क्या रोल है। हम कहते हैं ना कि विटामिन जो हैं, मिनरल जो होते हैं ना, ये कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं, ठीक है ना, सपोर्टिंग फैक्टर्स के तौर पे काम करते हैं एंजाइम के साथ। तो ये आप देख लीजिएगा कि हमारे पास जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत सी डिफरेंट चीज़ें वो शामिल हैं, ठीक है। तो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है ना उसमें फर्दर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम शामिल हैं, जो उनमें पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज है, देन डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज है, और इसके अलावा डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो ये 3 एंजाइम भी इसमें शामिल हैं, यानी कि जो पहली चीज़ हमने पढ़ी है वो इसके कोफैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जिसमें कोएंजाइम ए आता है, थायमीन आता है, पायरोफॉस्फेट आता है, ये सारा कुछ। इसके अलावा जो आपके इसी एंजाइम के साथ जो मिल के काम करते हैं, इसीलिए हम इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो आए हैं वो एंजाइम्स शामिल हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स या एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो शामिल हैं। तो अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस हो जाए तो हमारा जो ये रिएक्शन नहीं होगा, और अगर ये रिएक्शन नहीं होता तो उसकी वजह से हमारा जो क्रैब साइकिल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये उसका प्रेपरेटरी फेज है। अगर ये प्रेपरेटरी फेज ही नहीं होगा तो हमारा क्रैब साइकिल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी सारों को? क्लियर है? इसके बाद हमने अब क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करना है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल को हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे इसको लेके चलेंगे। अब ये वापस में आ गया हूँ जी आपके पास। ये देखिएगा, इस सेक्शन को हमने डिस्कस कर लिया, ये जो रिएक्शन है हमने डिस्कस कर लिया है जी, ये जो भी मैंने आपको सारा बताया। अब जो एस्टल कोए हमारा बना है, अब जो ये वाला जो साइकिल है पूरा, ये इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्रैब साइकिल पूरा चल रहा है पहले। तो ऑलरेडी जो हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट है, ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट जो है ना वो मिलेगा किसके साथ? ये एसिटाइल कोए के साथ, ठीक है। यानी कि आप देखें कि ऑक्सैलो एसीटेट ना उसका रिएक्शन जो है ना कैसे हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, और उसमें हम एसिटाइल को ए दे रहे हैं, और एसिटाइल को ए जब एंटर होगा तो उसमें से कोएंजाइम ए जो है ना वो रिसाइकल होगा, उसमें से निकलेगा, रिमूव होगा, और वापस जो है ना उसी पहले रिएक्शन में चला जाएगा, और फिर वही काम होगा कि एसिटाइल को ए बन जाएगा। तो इस तरह से ये ऑक्सैलो एस्टेट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट, ठीक है ना। और वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करने का मकसद क्या होता है कि हमने इसकी रिएक्शन को फैसिलिटेट करना है। आपको पता है कि जो वाटर है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है और इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो वाटर ऐड करने का मकसद क्या होता है कि हम केमिकल रिएक्शंस को जो है ना फैसिलिटेट करें, उनको एक्सेलरेट करें, ताकि हमारा जो कंपाउंड है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इसका पहला स्टेप होगा, क्रैब साइकिल का जो पहला स्टेप है वो क्या है जी, कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट बाय टेकिंग इन एसिटाइल कोए, ठीक है, और वाटर का एक मॉलिक्यूल उसको मिला है, ठीक है।
अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक ग्लूकोज का जो आपका मॉलिक्यूल है उसके लिए जो क्रेब्स साइकिल है वो 1 होगा या 2 होगा? हाँ जी, 2 होंगे सर। बिल्कुल ठीक बात है। ये अभी जो आपका प्राइवेट है ना, ये ट्राइओज है ना, 3 कार्बन देख भी होंगे आपको। ग्लूकोज होता है ना, वो आपका 6 कार्बन पे होता है। ये देखिए आपके, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसका मतलब है हमारे पास पायरुवेट 2 बनेंगे, ठीक है। और 2 पायरुवेट के लिए हम 2 क्रेब्स साइकिल को चलाएंगे, ठीक है। और फिर ही हमें 38 एटीपीज पूरे मिलते हैं एक ग्लूकोज से, ठीक है ना। तो ये पहला रिएक्शन हमने कर लिया जी, ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट में हमने कन्वर्ट कर लिया। और इसके बाद जो सिट्रेट है ना, ये कन्वर्ट होता है जी आपका आइसोसिट्रेट के अंदर। और आइसोसिट्रेट जो है ना, बेसिकली इसमें एक हम क्या करते हैं काम के,